प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्व करा दिए हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट कीजिए। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको अगर 90 प्लस स्कोर करना है, बार बार बता चुका हूँ, एक ही चैनल है जिसने सब कुछ सॉल्व करवाया है। 90 प्लस स्कोर करना है तो मासिक जाँच परीक्षा के प्रश्न पत्रों के MCQ को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और 2021-22 का भी मैंने मॉडल पेपर 2 सेट सॉल्व करवा रखा है। उसके MCQ 40 के 40 MCQ उसको देख लेना। 2 सेट 2021 वाले और 2 सेट अभी 2022 वाले जो सॉल्व करवा रहा हूँ, तो 4 सेट तो ये कंपलसरी है, आपको देखना ही देखना है। उसको देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाना होगा। आपको सारे वीडियो लाइन से दिख जाएंगे। मॉडल पेपर 2021 सामाजिक विज्ञान सोल्यूशन सेट 1 और सेट 2 अलग अलग वीडियो हैं। उसके अलावा मॉडल पेपर जो आप अभी देख रहे हैं ये 2022 वाले हैं और 2021 वाले भी सेम सिलेबस रहा, सेम पैटर्न रहा, सेम आपका वही 70% सिलेबस के अनुसार ही वो मॉडल पेपर जारी किए गए थे और मैंने पूरे के पूरे सॉल्व कराए हैं। बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर्स हैं वो। अगर आपने उसको पढ़ लिया, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो वो प्रश्न एग्ज़ाम में आए नहीं, और जो प्रश्न आए नहीं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्लेलिस्ट भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपका कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट, मैं सभी की बात नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होती है, प्लेलिस्ट क्या होता है, प्लेलिस्ट का क्या मतलब है। प्लेलिस्ट आपका सारे रोगों का जड़ का इलाज है, ठीक है। यानी कि आपको जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे केवल प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई है कि एक भी बच्चा परेशान ना हो। केवल प्लेलिस्ट पे टिक करेगा, एक बार टच करना है, जैसे आप मोबाइल पे कोई भी चीज़ टच करते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको टच करोगे, टच करते ही आपके सामने सारे वीडियो लाइन से 1 2 3 4 5 6 लाइन से खड़े हो जाएंगे। आपको जो जो वीडियो आपने नहीं देखा उनको देखिए, उसके सॉल्यूशंस को आप करिए। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है इन सभी को प्रिंट आउट कराइए। प्रिंट आउट कराने के बाद जो आंसर्स मैंने यहाँ टिक करवाए हैं इनको टिक करिए अपने पेन से और फाइल में रखिए। जब एग्ज़ाम होगा तो आप ये अरे सेट 1 कहाँ रख दिया, सेट 2 कहाँ गया, अरे विज्ञान का नहीं मिल रहा तो गणित का नहीं मिल रहा, अरे क्या हो गया, वो हो गया, हवा हो जाएगी आपकी और आपको फिर उस टाइम में परेशानी होगी। तो आपको जब भी पढ़ना है तो हर चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से रखें, यानी कि संभाल के रखें, कि आपको जब भी एग्ज़ाम से अगर 1.5 घंटा पहले भी एक बार रिवीजन करना है तो सारे पेपर्स एक फाइल में हो, फटाफट सेट 1 देखा, हाँ भाई हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया, इस तरह से आपको करना होगा, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। MCQ आसान नहीं होता है क्योंकि MCQ को घुमाया जाता है। आपको दिया तो यहाँ पे सामने सामने है, लेकिन इन्हीं में से घुमा के पूछेगा, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने बताया इसको फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जानी है। 90 प्लस स्कोर लेना है तो सारे सेट्स जो मैंने बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और मैं चलता हूँ आपके सोल्यूशन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो 14 जुलाई 1789 में। का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका मैं टाइद क्या था? तो ये धार्मिक कर था। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उसको स्टेटेट कहा जाता है, एस्टेटेट, ठीक है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके मासिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र में, मैंने सॉल्व भी किया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ भैया, मासिक जांच परीक्षा पत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेट नंबर 1 और 2 2021 का, जो मैं सॉल्व करके कम से कम 15 दिन पहले डाल चुका हूँ। और उसके अलावा जब ये वाले मॉडल पेपर देख रहे हो तो ये भी ज़रूरी है। अगर जो बच्चे समझदार हैं वो तो ये काम करेंगे कि यार 4-5 मॉडल पेपर हैं, टोटल मिला के 2 सेट वो हैं और 2 सेट अभी आप देख रहे हैं, और आपका वार्षिक जो मैंने मंथली टेस्ट कराया है वो है, बस उनको पढ़ लेना है। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो लुई जो है यहाँ पर आपका कौन सा है, 16वां हो जाएगा। ख ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो उसको कूलक कहा जाता है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो एक बहादुर महिला कारीगर, ठीक है। ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो पेट्रोग्राद पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में नेक्स्ट है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो मार्च की क्रांति कहा जाता है, जिसमें जारशाही समाप्त हुई। तो मार्च की क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो जारशाही। ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि क्वेश्चन कैसे घुमाए जाएंगे, तो अभी मैंने घुमाया। मार्च की क्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, उसमें आएगा जारशाही, तो जारशाही टिक करना है। तो इस तरह से ऑप्शन घुमाए जाएंगे। और समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ पे पीछा ये ऑप्शन दे दिया कि रॉबर्ट ओवन जो है किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो समाजवादी के। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाएगा, ध्यान रखना है। तो पता चला कि आपने तो पढ़ा तो था, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो आया भी कैसे। 11 नंबर है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ख ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 82.30 पूर्व। ठीक है, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो झारखंड से बहुत दूर है नेपाल। ठीक है, बाकी आपका उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, बिहार से लगता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है आपसे कि भारत को भौगोलिक आवृत्तियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट करना है। 15 क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है यहाँ पे। ख ऑप्शन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वत जो है उसका भाग नहीं है। घ ऑप्शन करेक्ट होगा। 17वां जो है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, गंगा मैदान वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो भांगर। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। डल झील किस राज्य में है? तो डल झील का नाम बहुत प्रसिद्ध है और ये जो है झील जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी की फसलें हैं। का ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी हरित क्रांति जब हुई थी तो उसमें फसलों की वृद्धि से वो रिलेटेड था और सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की वृद्धि की गई थी। उसके बाद 23 नंबर है, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को बहुविध विधि कहते हैं। उसके बाद में आते हैं 24 नंबर पे। इसमें पूछा गया है आपसे, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो ये गैर कृषि क्रिया है, कृषि क्रिया में नहीं आता क्योंकि उसने डेयरी यानी दूध बेचना प्रारंभ किया। उसके बाद में 25 नंबर है, HIV से क्या तात्पर्य है? HIV से क्या तात्पर्य है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज। हाई जो है HI और V है, तो हाई इसका फुल फॉर्म भी होता है, थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल रहा है, तो इसका भी एक होता है। ठीक है, HIV से, तो इसको आप देख लेना एक बार। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका अधिक उत्पादन करने वाले बीज से होता है। ठीक है, हाई फर्टिलाइजिंग ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। उसके बाद में 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसमें से सभी बढ़ाते हैं। साक्षरता दर भी है, जो लोगों का स्वास्थ्य भी है और कौशल निर्माण भी है। तो सारे के सारे जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे इनमें से सभी। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो प्रथम उद्देश्य था छोटे बच्चों यानी 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने का ध्यान देना है या ध्यान रखना। उसके बाद में 28 नंबर, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वो चीज़ आती हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से हम उपयोग करते हैं, तो पशुपालन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में 29 नंबर जो है, इसमें आ जाता है आपका, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो इसको बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही आदमी जो 5 में से 2 आपने हटाए तो 3 आदमी उसको थोड़ा लंबे समय पे काम करेंगे और वहाँ पे जो 2 आदमी हटा दिए गए हैं उनके लिए वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। 30 नंबर है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? तो मानव पूंजी कहा गया। ठीक है, यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको
नेक्स्ट जो है यहाँ पर 31 नंबर, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, तो लोकतंत्र होता क्या है, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 32 नंबर पे, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को इसका अधिकार है। इसके बाद में 33 नंबर है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो सन 1980 में स्वतंत्र हुआ। ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे नेल्सन मंडेला। आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर तो आपके जो है क्या नाम है उसका चैप्टर भी है। 36 नंबर जो है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता। तो ये पूरे सरकार की सीमाएं बताता है कि क्या क्या अधिकार है सरकार की। ठीक है, तो यही कथन असत्य है, ये गलत दिया है, ये सीमाएं बताता है, यहाँ पे लिखा है सीमाएं नहीं बताता। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे, तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। घ ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 नंबर है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे। 39 नंबर, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो असहिष्णुता जो है बुनियादी मूल्य नहीं है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, वो इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य ना। तो यहाँ पर आपका जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थे 40 प्रश्नों के उत्तर। और आपको जितने भी सब्जेक्ट देखना है, इसी वीडियो के नीचे की तरफ आपके क्लास की प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट ही आपके काम का इलाज है, आपका जड़ है, आपका सब कुछ है। तो प्लेलिस्ट अगर घूम लिया तो आपने समझ लो बहुत आधी जंग आपने लड़ ली, आधी जंग आप 1 तारीख को लड़ लोगे, या जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तब लड़ लोगे। अगर प्लेलिस्ट आपको देखना आता है तो आप समझ लो आप बादशाह हो। और प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सॉल्व करा करके, सेट 1 सेट 2 2021 का ज़रूर पढ़ना, ज़रूर पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। बार बार जोर दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है क्या बोल रहा हूँ। और मेरे चैनल पर आप लोग पहले से बने हो, आपको पता है कि जो चीज़ मैं डालता हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% क्या, 200% क्या, 400% क्या, 1000% महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, और जो केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं या फिर उनको केवल पास होने से मतलब है, तो भैया कैसे भी कर लो, आप आराम से जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते पास हो ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको स्कोर करना है, अच्छी ज्ञान लेनी है, अच्छा आपको अपने दिमाग में सब कुछ सेट करना है, क्योंकि आने वाली क्लास आपके लिए बड़ी होगी, तो आपको यहाँ से बेसिक्स आपके क्लियर करते हुए चलने होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमेशा मैं रिप्लाई के लिए अवेलेबल रहता हूँ। मैंने कभी भी एक भी बच्चे का कमेंट का रिप्लाई ना दिया हो, ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो कुछ समय ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो वो कमेंट की रिप्लाई नहीं दूंगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन, कोई भी कमेंट सेक्शन खोलो कभी भी किसी वीडियो के, उसमें आपको देखोगे हर बच्चे के रिप्लाई मैंने दिए होंगे। आप किसी भी चैनल पे जाओ, कोई भी रिप्लाई जल्दी नहीं देता होगा जहाँ पे मैं दे रहा हूँ। मैं ऐसे ही जनरल बात कह रहा हूँ, तो मैं सभी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। मैं आपके लिए अवेलेबल हर चीज़ करा रहा हूँ, उसकी उपयोगिता को आप समझिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि सभी की मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।